हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स क्लास पे। पिछले दो वीडियोस में अपन ने एनसीईआरटी क्लास 12th मैथ्स में चैप्टर नंबर 13th में एक्सरसाइज 13.5 कंप्लीट कर ली। ठीक है जी। अगर आपको वो वाले वीडियो देखने हैं तो आप ऊपर जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। प्लेलिस्ट के अंदर आपको 11th क्लास के सारे चैप्टर अलग से, 12th क्लास के सारे चैप्टर अलग से और 10th क्लास के सारे चैप्टर अलग से सीरियल वाइज मिलेंगे। इवन आपको चैप्टर के अंदर पूरी की पूरी एक्सरसाइज भी क्या मिलेगी, सीरियल वाइज मिलेगी। आप किसी भी क्लास के अंदर कोई से भी चैप्टर में कोई सी भी एक्सरसाइज के अंदर कोई सा भी क्वेश्चन या एग्जांपल देखना चाहते हैं तो आप ऊपर जाके प्लेलिस्ट में सिंगल क्लिक पे देख सकते हैं। ठीक है जी। आज की इस वीडियो में अपन एनसीईआरटी क्लास 12th में इसमें मिसलेनियस एग्जांपल विविध उदाहरण करेंगे, जिसमें एग्जांपल नंबर मैंने 33 बोर्ड पे लिख लिया ना। ये एग्जांपल करने से पहले अपन थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि अपन ने अब तक प्रोबेबिलिटी में चैप्टर नंबर 13 में क्या क्या पढ़ लिया ना। तो देखो क्या क्या पढ़ा अपन ने। 13.1 के अंदर अपन ने क्या पढ़ा था, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ना, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ना। क्योंकि अब आपको जो क्वेश्चन मिलेंगे वो पता नहीं होगा कि ना किसका होगा, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का होगा। थोड़ा सा रिवाइज कर देते ना। उसमें अपन ने क्या देखा था, किसी एक इवेंट की अपन को प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी थी जब कोई दूसरा इवेंट हो चुका है ना। तो उसको अपन किससे लिखते थे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज बीन अकर्ड है ना। कैसे लिखते थे, पर ए की प्रायिकता जब बी घटित हो चुकी है तो कैसे लिखते थे इसको, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन जो घटित हो चुकी उसकी प्रायिकता। ये अपन ने किया था 13.1 के अंदर। ठीक है, ठीक है। 13.2 के अंदर अपन ने क्या किया था, अपन ने इसमें क्या देखा था, एमटीपी देखा था, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी ना। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी में क्या देखा था, कोई दो इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी अपन को फाइंड करनी। दो इवेंट एक साथ हो रहे थे ना, तो उसको अपन ने कैसे देखा था, प्रोबेबिलिटी ए एंड बी है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए एंड बी। और ये दो तरीके से किया था। कैसे कि पहले मान लो ए हुआ ना, या पहले मान लो ए हुआ तो क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। दूसरी बार क्या हुआ, बी हुआ और उसमें क्या कंसीडर किया कि ए घटित हो चुका है ना। क्या किया था, दो घटनाएं एक साथ होनी थी तो पहले माना कि ए घटित हुई और फिर बी घटित हुई। उस कंडीशन में अपन ने क्या किया, माना कि ए घटित हो चुके ना। ये वाले कैसे इवेंट थे, डिपेंडेंट इवेंट थे ना, डिपेंडेंट इवेंट थे, डिपेंडेंट इवेंट थे। ठीक है, इवेंट है ना, इवेंट। और या कैसे था, दो घटनाएं एक साथ घटित हो रही है, दोनों कैसी थी, इंडिपेंडेंट हैं। तो क्या उस कंडीशन में क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। मतलब पहली घटना के घटित होने का दूसरी इवेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता ना। इनको इंडिपेंडेंट इवेंट बोला था अपने, इंडिपेंडेंट इवेंट है ना। ठीक है, ये अपने 13.2 के अंदर पढ़ लिया था, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। ठीक है, 13.3 के अंदर क्या पढ़ा था अपन ने, बेज थ्योरम ना, बेज थ्योरम पढ़ा था। बेज थ्योरम में ना, इसके अंदर अपन ने क्या पढ़ा था कि कोई घटना घटित हो चुकी, जैसे ये जैसे क्वेश्चन था ना, ये क्वेश्चन था कि दो बैग है ना, दो बैग हैं, उनमें से अलग अलग कलर की बॉल है ना। उनमें से एक बॉल निकालेगी जो हमें पता है कि किस कलर की है, कलर का पता है, तो हमें पता करना था कि कौन से बैग में से वो बॉल निकालेगी। मतलब रिवर्स प्रोबेबिलिटी अपन ने उसके अंदर फाइंड की थी ना। ये तो क्वेश्चन अलग ही थे बेज थ्योरम के ना। फिर क्या था 13.4 के अंदर अपन ने क्या देखा था, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है ना। क्या देखा था, रैंडम वेरिएबल एंड इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ना, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन देखा था अपन ने। रैंडम वेरिएबल क्या होते हैं, जिसके मोर देन दो आउटकम हो ना, देखा था। ये सारी चीजें अपन ने उसके अंदर देखी थी है ना। और उसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन देखा था। और उसमें क्या देखा था, मीन देख लिया था ना। क्या देख लिया था, मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस देख लिया था अपने ना। मीन देख लिया था, रैंडम वेरिएबल का मीन, वेरिएंस और एसडी स्टैंडर्ड डेविएशन देख लिया था। ठीक है, 13.5 के अंदर अपन ने क्या देखा था, बर्नौली ट्रायल है ना, बर्नौली ट्रायल्स है ना। और उसका क्या है, और इसका रैंडम बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है ना। बर्नौली ट्रायल उसका क्या देखा था, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बर्नौली ट्रायल कौन से होंगे, जिसमें चार कंडीशन को फुलफिल करते हो ना, कि ट्रायल क्या होनी चाहिए, फाइनाइट होनी चाहिए है ना। और हर ट्रायल जो है इंडिपेंडेंट होना चाहिए। हर ट्रायल के दो ही आउटकम होने चाहिए, सक्सेस एंड फेलियर। और हर ट्रायल में सक्सेस और फेलियर की प्रोबेबिलिटी क्या है, सेम होनी चाहिए ना। इतनी बातें अपन ने अब तक जिक्र कर लिया है चैप्टर नंबर 13 के अंदर है, एक्सरसाइज में 31 से लेके 35 तक के ना। तो इनमें से क्वेश्चन उठ के आएंगे ना। इनमें से कौन सा क्वेश्चन आएगा, पहले तो आपको पहचान करना है किस तरह का क्वेश्चन है, फिर उसको सोल्व करेंगे ना। जैसे ये क्वेश्चन है, वैसे मैंने बता भी दिया कि भाई बेज थ्योरम पे कि चार डिब्बों में रंगीन गेंदें हैं,
4 डिब्बे हैं, डिब्बा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। इनमें किस किस कलर की बॉल है? ब्लैक कलर की, व्हाइट कलर की, रेड कलर की और नीले कलर की ना, ब्लू कलर की। बैग फर्स्ट में 3 काली, 4 सफेद, 5 लाल और 6 नीली हैं। इसी तरह से सारे बैग में है, ठीक है। एक डिब्बे को यादृच्छा चुना गया है ना, पहले इन चारों डिब्बे में से किसी एक को चूज किया गया और फिर उसमें से एक गेंद निकाली गई है ना। चारों डिब्बों में से किसी एक को चूज किया गया तो उनकी चारों में से एक को चूज करने की प्रोबेबिलिटी होगी, ठीक है। और उसमें से एक गेंद निकाली गई, ठीक है भाई। यदि गेंद का रंग काला है, निकाली गई जो गेंद है वो क्या है? निकाली गई गेंद जो है काली है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि गेंद डिब्बा थर्ड में से निकली, इसमें से निकली। ये हमें क्या करना है, इसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है। तो चलो पहले मैं ये यहाँ से हटा दे रहा हूँ, है ना, आप नोट कर लें ये सारी बातें। चलो जी, अब करते हैं ये क्वेश्चन। 4 इवेंट डिफाइन करेंगे ना। 4 इवेंट क्यों सर? क्योंकि पहले चारों डिब्बों में से कोई एक डिब्बा चुना गया होगा ना, फिर उसमें से गेंद निकाली होगी, है ना। तो आंसर में लेट इवन इवेंट है, डिब्बे फर्स्ट को चुना गया। E2 इवेंट है, डिब्बे सेकंड को चुना गया। E3 इवेंट है, डिब्बे पहले इनमें से कोई एक डिब्बा चुना जाएगा ना, डिब्बे थर्ड को चुना गया, ठीक है। और E4 एक इवेंट है, डिब्बे फोर्थ को चुना गया, है ना, यूं डिटेल में पूरा क्वेश्चन करिए ना, स्टेप बाय स्टेप इसके नंबर होते हैं बेस थ्योरम में ना। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E4 इक्वल्स टू क्या आएगी? 1/4, है ना, क्योंकि चारों डिब्बों में से किसी एक को चुनने की प्रायिकता क्या होगी? 1/4 होगी ना। अब क्या हुआ, इन डिब्बों में से निकाली गई गेंद वो कैसी है? काली, है ना। तो काली गेंद है ना, मैंने एक इवेंट डिफाइन कर दिया। लेट एक इवेंट है कि निकाली गई गेंद काली है, ना, काली है। वो काली गेंद डिब्बे फर्स्ट में से भी निकल सकती है, सेकंड में से भी निकल सकती है, थर्ड में से और फोर्थ में से ना। तो देखो क्या होगा, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, है ना, व्हेन E1 हैज बीन अकर्ड, है ना, मतलब डिब्बे फर्स्ट को चुन लिया। E1 अकर्ड का मतलब डिब्बे फर्स्ट को चुन लिया, उसमें से काली गेंद निकली, तो काली गेंद कितनी है इसमें? 5 और टोटल गेंद कितनी? 6 5 11, 4 15 3 18, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन E2 हैज बीन अकर्ड, इसका मतलब क्या? डिब्बे सेकंड को चुन लिया, उसमें से काली गेंद, है ना, सॉरी काली गेंद की बात चली ना, काली कितनी है? 3, काली गेंद की बात है, ध्यान रखिए। 6 5 11, 4 15 3 18, 3/18 काट देंगे तो 1/6, ठीक है। और डिब्बे सेकंड को चुन के उसमें से काली गेंद कितनी है? 2, तो 2/8 काट देंगे तो 1/4, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन E3 हैज बीन अकर्ड, मतलब डिब्बे 3 को चुन लिया गया, उसमें से काली गेंद आनी चाहिए। 1 है, काली गेंद कितनी है? 1 बट्टा में टोटल कितनी है? 4 2 6 और 1 7, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन E4 हैज बीन अकर्ड, E4 अकर्ड होने का मतलब क्या? डिब्बे फोर्थ को चुन लिया गया, उसमें से काली गेंद कितनी आएंगी? 4 बट्टा में 4 3 7 1 8 5 13, ठीक है। ये सारी प्रोबेबिलिटी आ गई, है ना। अब हमें इसलिए नाउ बाय बेस थ्योरम, ना, बेस थ्योरम क्या कहती है? मुझे किसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है? निकाली गई गेंद काली तो है ना, निकाली गई गेंद काली तो है, ये घटना तो घटित हो चुकी है, निकाली गई गेंद काली है, उसके डिब्बे थर्ड में से होने की प्रायिकता। डिब्बे थर्ड वाला इवेंट क्या है? E3, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E3 व्हेन ए हैज बीन अकर्ड, ना, मतलब निकाली गई गेंद काली है ना, और उसके डिब्बा थर्ड में से होने की प्रायिकता, है ना। तो निकाली गई गेंद के काली गेंद निकलने के अनुकूल परिणाम किसमें से? डिब्बे थर्ड में से, है ना। तो क्या होगा, पहले डिब्बे थर्ड को चुना होगा, उसमें से काली गेंद निकली होगी। अरे इसका तो वही है कि अनुकूल प्रायिकता बटे टोटल प्रायिकता। कौन सी अनुकूल प्रायिकता? कि डिब्बे थर्ड में से काली गेंद निकलने की प्रायिकता बट्टा में काली गेंद निकलने की कुल प्रायिकता, ना। तो देखो डिब्बा फर्स्ट को चुना होगा, थर्ड को चुना होगा, उसमें से काली गेंद निकली होगी, है ना। या काली गेंद कहाँ से निकल सकती है? देखो फर्स्ट डिब्बे को चुना होगा, उसमें से काली गेंद निकली होगी,
या के लिए प्लस, सेकंड डिब्बे को चुना होगा उसमें से काली गेंद निकली होगी, या के लिए प्लस, थर्ड डिब्बे को चुना होगा उसमें से काली गेंद निकली होगी, या के लिए प्लस, फोर्थ डिब्बे को चुना होगा उसमें से काली गेंद निकली होगी ना। ये तो है वेज थ्योरम, ये तो है। याद ये फॉर्मूला के रट्टा मत लगाया करो ना, कि ये बस ये याद रखा करो कि फेवरेबल प्रोबेबिलिटी अपॉन टोटल पॉसिबिलिटी किसकी, जो क्वेश्चन के अंदर। अब इस क्वेश्चन में क्या थी, ब्लैक बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी ना, तो या तो डिब्बे थर्ड से, फेवरेबल क्या होगा डिब्बे थर्ड से, क्योंकि डिब्बे थर्ड की चाहिए मेरे को ना। अब सारी वैल्यू पुट कर दो। E3 की वैल्यू कितनी है, इनकी सबकी है 1/4 इंटू AE3 कितनी है, AE3 कितनी है 1/7। चलो E 1/4 इंटू 1/6 प्लस 1/4 इंटू 1/4, ये E2 की तो है देख लो, प्लस 1/4 इंटू 1/7 प्लस 1/4 इंटू 4/13, ठीक है 4/13, ठीक है। 5 4 9 और 4 13, ठीक है। 1 2 3 4, ठीक है। इसको सोल्व करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 व्हेन A हैज बीन अकर्ड है ना, तो देखो कितना हो गया 1/28, बट्टा में कुछ कट रहा है कि ये कट रहा है, देखो 1/24, 1/24 प्लस 1/16 प्लस 1/28 प्लस 1/13, 1/13 है ना, एलसीएम है ना। इनका एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा, आंसर चेक कर लेना ना, इन कैलकुलेशन में काफ़ी टाइम लगने वाला है। सो नीचे का एलसीएम ले लेंगे ना, अपॉन में सबका एलसीएम ले लेंगे और फिर इसको सोल्व करेंगे। तो देखो क्या आएगा, तो देखो 1/4 इंटू 1/7 है ना, 1/4 3/18, 3/18 कहाँ से है भाई, 3/18, हाँ काट दिया अपन ने, 3/18 काट रखा है, ठीक है। इसकी कैलकुलेशन इसने भी नहीं कर रखी है ना, कैलकुलेशन आप करके फाइनल आंसर जो आएगा इसको एलसीएम लेके चेंज कर देंगे तो कितना आएगा 0.165 है ना। ये आप कर लीजिएगा कैलकुलेशन में, तो आपको पता ही है क्या करना है, इनका एलसीएम लेके ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, रेसिप्रोकल होके ना, इस तरह से करेंगे। बिल्कुल सही है अपना, बिल्कुल सही है अपना। 3/18 क्यों आया था, उसने काट नहीं रखा ना, 3/18 मतलब 1/6 अपन ने काट दिया, बिल्कुल सही इस तरह से करेंगे। चलो जी बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 34 की तरफ। से पहले वीडियो को रोक के और नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 34 देखो क्या करें, द्विपद बंटन, एक बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया B है ना, इसमें क्या नंबर ऑफ ट्रायल कितने 4 है और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कितनी है 1/3 का माध्य ज्ञात कीजिए ना। इसका क्या करना है अपन को, मीन फाइंड करना है, एक्सपेक्टेशन फाइंड करनी है ना। तो गिवन आंसर में, गिवन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज B क्या 4,1/3 है ना। देयरफॉर n क्या नंबर ऑफ ट्रायल कितने हैं 4 हैं। p क्या स्मॉल p क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कितनी है 1/3। देयरफॉर q क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर क्या होगी 1/1 - p, तो q कितना हो जाएगा 1/3 करूँगा तो 2/3 हो जाएगी, ठीक है ना। और x क्या है, नंबर ऑफ सक्सेस क्या होगी, नंबर ऑफ सक्सेस है ना। तो टोटल 4 ट्रायल हैं तो उसमें सक्सेस कितने में मिल सकती है। देयरफॉर या तो कोई सक्सेस नहीं मिलेगी, या एक ट्रायल में सक्सेस मिलेगी, या तो कोई से भी ट्रायल में सक्सेस नहीं, मतलब 0 सक्सेस, या एक ट्रायल में सक्सेस, या 2 में सक्सेस, या 3 में, या 4 में सक्सेस मिलेगी ना। सिंस प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है ना, तो क्या इसका फॉर्मूला NCX P की पावर x स्मॉल q की पावर n - x, वैल्यू पुट कर दो सारी, ये निकालेंगे अपन है ना। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल्स टू 0 है ना, तो NC0 P की पावर P कितनी है, P कितनी है 1/3 की पावर 0 और 2/3 की पावर कितनी हो जाएगी 4, कितनी हो जाएगी 4। NC0 क्या देगा 1 देगा, क्या देगा 1 देगा, NC0 क्या देगा 1 देगा।
तो ये खत्म ही 1 इंटू 1 इंटू कितना आ जाएगा 4 2 दूनी 4 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 16 बट्टे 3 दिया 9 दिया 27 दिया 81 कितना आ गया 81। तो 16 बट्टे 81 ठीक है। प्रोबेबिलिटी एट एक्स इक्वल्स टू 0, प्रोबेबिलिटी एट एक्स इक्वल्स टू 1 है ना। तो n की जगह क्या लिखेंगे 4, क्या लिखेंगे 4 C1 1/3 की पावर 1 और 2/3 की पावर 3 ठीक है। 4C1 क्या देगा 4 देगा, क्या देगा 4 इंटू 1/3 इंटू 4 दुनिया 8 बट्टे 27 है ना। तो 8 चौक 32 बट्टे 27 दिया 81। प्रोबेबिलिटी एट एक्स इक्वल्स टू 2 है ना। तो 4C2 और 1/2 की पावर 1/2 नहीं रही 1/3 की पावर 2 और 2/3 है ना 2/3 की पावर 2 है ना। 4C2 क्या देगा फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू 2 इंटू फैक्टोरियल 2 लिख दो चलो एक बार है ना। एंड 1/9 इंटू 4/9 तो ये क्या होगा 4 इंटू 3 इंटू फैक्टोरियल 2 बट्टा में 2 इंटू फैक्टोरियल 2 है ना इंटू 4 बट्टे 9 9 81 ये कैंसिल ये इससे कैंसिल और ये 2 है ना काट दे तो 2 3 दूनी 6 चौक 24 बट्टा 81 ठीक है। प्रोबेबिलिटी एट एक्स इक्वल्स टू 2 ठीक है। प्रोबेबिलिटी एट एक्स इक्वल्स टू 3 तो 4C3 1/3 की पावर 3 और 2/3 की पावर 1 है ना। 4C3 क्या देगा हमें 4C3 क्या देगा 4 ही देगा है ना 4 देगा। तो 4 इंटू 1/27 इंटू 2/3 तो प्रोबेबिलिटी एट एक्स इक्वल्स टू 3 कितना ऊपर मल्टीप्लाई किया तो 8 बट्टे 81। प्रोबेबिलिटी एट एक्स इक्वल्स टू 4 तो 4C4 1/3 की पावर 4 और 2/3 की पावर 0 तो प्रोबेबिलिटी एट एक्स इक्वल्स टू 4 क्या देगा 1 देगा 4C4 क्या देगा 1 देगा ना हाँ और 1/81 और ये 0 हो जाएगा। अब इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अब इसका क्या बनाएंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा बड़ा डब्बा बना दिया क्या x प्रोबेबिलिटी ऑफ x 0 1 2 3 एंड 4 0 पे कितनी है प्रोबेबिलिटी कितनी है 16/81 और 1 पे कितनी है 32/81 2 पे कितनी है 24/81 3 पे कितनी है 8/81 और 1/81 ऐड करके देखो सही तो है क्या अपना प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ना 9 4 13 2 15 6 21 2 4 7 और 1 8 ठीक है बिल्कुल सही है ना। देयरफॉर E ऑफ x क्या होगा 0 इंटू 16/81 प्लस 1 इंटू 32/81 प्लस 2 इंटू 24/81 प्लस 3 इंटू 8/81 प्लस 4 इंटू 1/81 ना। सब जगह से 1/81 कॉमन आ गया ना यहाँ तो 16 इंटू 0 तो 0 32 1 32 प्लस 24 दूनी 48 प्लस 8 3 24 प्लस 4 1 4 ठीक है। तो ऊपर कितना आ गया 4 4 8 8 16 और 2 18 4 4 8 16 और 2 18 3 4 7 4 10 7 4 11 7 2 9 1 10 3 4 7 3 10 ठीक है। बट्टा में 81 9 की टेबल में 9 टाइम और 9 की टेबल में 9 दूनी 18 और 3 की टेबल में 4 और अपॉन 3 तो प्रोबेबिलिटी एक्सपेक्टेशन कितना आया E ऑफ एक्स इक्वल्स कितना आया 4/3 चेक कर ले रहे हैं
क्या आंसर आ रहा है, क्या आंसर आ रहा है, क्या आंसर आ रहा है? एग्जाम्पल नंबर 34 में आ रहा है 4/3, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही, इस तरह से करेंगे। चलो जी बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 35 की तरफ। से पहले वीडियो को रोक के और नोट करिए। एग्जाम्पल नंबर 35 देखो क्या कर रहा है, ये भी अच्छा एग्जाम्पल है कि एक निशानेबाज की लक्ष्य भेदन की प्रायिकता 3/4 है। मतलब कोई शूटर है, वो अपने टारगेट को हिट कर दे, शूट कर दे, उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है, 3/4 है। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस दे दी, मतलब कितने टाइम सक्सेस हो जाए, प्रोबेबिलिटी है ये, ठीक है। वह कम से कम कितनी गोलियां चलाए, है ना, मतलब मिनिमम एटलीस्ट कितनी, मिनिमम कितनी गोलियां दागे, है ना, चलाए कि लक्ष्य को कम से कम एक बार भेदने की जो प्रायिकता है वो 0.99 से क्या हो, अधिक हो ना। मिनिमम कितने राउंड फायर करे, है ना, कि वो अपने जो टारगेट को एटलीस्ट वन टाइम, ना, कम से कम एक बार, टारगेट को कम से कम एक बार, जो उसके टारगेट को हिट करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या होनी चाहिए, 0.99 से क्या होनी चाहिए, अधिक हो, है ना, ठीक है। तो देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, कैसे करते हैं देखते हैं इसको आंसर में। क्योंकि प्रोबेबिलिटी है ना, प्रोबेबिलिटी मान लेते हैं ना, मान लेते हैं एस क्या है, सक्सेस, है ना, सक्सेस क्या है, सफलता क्या है, लेट सफलता क्या है, सफलता मैंने क्या मान ली, लक्ष्य को भेदना ना, लक्ष्य को भेदना सफलता है। तो सफलता की प्रायिकता कितनी देर की है, 3/4। वह असफलता क्या है, बर्नौली ट्रायल का है ये, है ना, बर्नौली ट्रायल का एक क्वेश्चन है। बोले सर कैसे भी समझ में आ जाएगा, लक्ष्य को न भेदना, है ना, उसको क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्यू, असफलता की प्रायिकता हो जाएगी 1 - p, तो क्यू क्या होगा 1 - 3/4, तो क्यू क्या हो जाएगा 1/4, ठीक है, ठीक है जी। और x मैंने मान लिया क्या है, सफलता की संख्या, है ना, सफलता की संख्या, मतलब लक्ष्य को भेदे, है ना, कम से कम एक बार, है ना, उससे कम नहीं, है ना, तो सफलता की संख्या, देयरफॉर x क्या है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। बोला उसने कि लक्ष्य को कम से कम एक बार भेद दे, ना, एक से कम नहीं, उससे ज्यादा, ठीक है। तो मान लेते हैं ना, कितनी गोलियां चलाए ना, कितनी गोलियां, कितने ट्रायल करे वो, ये पूछ रहा है आपसे, एटलीस्ट कम से कम मिनिमम कितनी गोलियां चलाए, मतलब कम से कम कितने ट्रायल करे कि ये सब बातें हो जाए ना। मैं मान लेता हूं, माना लक्ष्य को कम से कम एक बार भेदने के लिए n गोलियां, है ना, n गोलियां चलाई जाती है ना, चलाई जाती हैं, n गोलियां चलाएंगी, है ना, मतलब टोटल कितने ट्रायल करेगा वो, n ट्रायल करेगा। तो ये क्या है, n ट्रायल, बर्नौली ट्रायल है। बोले सर बर्नौली ट्रायल कैसे है, n कोई क्या होगा, फाइनाइट नंबर होगा ना, कम से कम n गोलियां चले ना, ये भेदने के लिए कम से कम, भेदने के लिए कम से कम गोलियां पूछी ना आपने, कम से कम कितनी गोली चलाए वो, n गोलियां चलाए ना। बोले सर बर्नौली ट्रायल कैसे हैं, क्योंकि नंबर ऑफ ट्रायल क्या आएंगे, फाइनाइट आएंगे, तो बर्नौली ट्रायल है, ठीक है। और सारे ट्रायल क्या है, इंडिपेंडेंट है, पहली गोली दागी, उसके बाद जो दूसरी गोली जो चला रहा है वो डिपेंड नहीं करता कि पहली गोली लगी या नहीं लगी ना, वो अलग है। और एक ट्रायल के दो ही आउटकम होंगे, सक्सेस और फेलर, या तो निशाने को भेदेगा, टारगेट को शूट करेगा, या टारगेट को शूट नहीं करेगा। और हर ट्रायल में सक्सेस और फेलर की प्रोबेबिलिटी सेम रहने वाली है, तो बर्नौली ट्रायल है ना। सिंस प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल्स टू x, फॉर्मूला क्या है, NCx p की पावर x q की पावर n - x, है ना। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी एट x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, ना, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 चाहिए मेरे को, ठीक है। प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल्स टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल्स टू 2 प्लस प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल्स टू 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है, प्लस ऑन, और कहाँ तक चले गए, प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल्स टू n तक, कहाँ तक, क्योंकि n टोटल ट्रायल है ना। तो देखो यहाँ से लेके यहाँ तक का अपन को सबका अपन ले, है ना, तो ये तो फाइंड नहीं कर सकते ना, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान ले रहा हूँ ना, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान ले रहा हूँ। सिंस प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल्स टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल्स टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल्स टू 2 प्लस ऑन प्लस प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल्स टू n, सबकी प्रोबेबिलिटी का सम कितना होगा 1, ये मुझे पता है, ये मुझे क्या है
पता है। अब मेरे को किसकी वैल्यू चाहिए, x इक्वल्स 1 से लेके n तक की चाहिए, तो ये इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में ना। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल्स टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल्स टू 2 प्लस प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल्स टू 3 प्लस ऑन प्लस प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल्स टू n, क्या हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल्स टू 0। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? इसको मैं मान ले रहा हूँ इक्वेशन नंबर सेकंड। ये बात समझ में आई क्या कि किसी भी ट्रायल की सभी जितनी भी प्रोबेबिलिटीज है उनका सम कितना होगा, इससे अपन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे तो सबका सम क्या हो जाएगा 1 होगा ना। और यहाँ से लेके मेरे को n तक की चाहिए, ये सोल्व करना तो बहुत मुश्किल काम है ना, तो मैंने क्या किया इसको उधर ले गया तो माइनस में, मतलब इनकी जगह क्या लिखता हूँ ये, तो बाय फर्स्ट एंड सेकेंड है ना प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 इक्वल्स टू की जगह क्या लिख देंगे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल्स टू 0, तो 1 माइनस NC 0 और P क्या है, P क्या है 3/4 की पावर 0 और Q क्या है 1/4 की पावर n, क्या है n। ठीक है जी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इस ये वैल्यू है इसकी है ना x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, नंबर फर्स्ट थर्ड। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि लक्ष्य को कम से कम एक बार भेजने की जो प्रायिकता है वो इससे क्या होनी चाहिए 0.99 से अधिक होनी चाहिए ना। प्रोबेबिलिटी एट x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 जो है वो ग्रेटर होनी चाहिए ना इससे अधिक, किससे 0.99 से। ठीक है 0.99 है क्या, 0.99 है क्या, हाँ 0.99 से क्या होनी चाहिए अधिक होनी चाहिए। ठीक है भी, ठीक है। तो देखो इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा, इसकी जगह क्या लिखूंगा 1 माइनस NC0 क्या दे देगा, चलो लिख दो एक बार है ना 3/4 की पावर 0 और 1/4 की पावर n ग्रेटर देन क्या होना चाहिए 0.99। ठीक है इसको सोल्व करते हैं ना, तो 1 माइनस NC0 क्या देगा 1 देगा 1 इंटू ये भी क्या देगा 1 देगा इंटू 1/4 की होल पावर क्या है n ग्रेटर देन क्या है 0.99। सोल्व करना है, ये तो इनइक्वालिटी सोल्व करनी है, ये तो क्या है इनइक्वालिटी सोल्व करनी है। तो 1 माइनस 1/4 की पावर n ग्रेटर देन 0.99। देखो ना मल्टीप्लाई में 1 लिखो चाहे मत लिखो है ना, ये पावर अलग अलग करूँगा तो ही हो जाएगा। मेरे को इसकी वैल्यू चाहिए ना, इसकी वैल्यू चाहिए, इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, वो इधर आएगा तो माइनस में ना। तो 1 माइनस 0.99 लेस देन ग्रेटर देन 1/4 की पावर n है ना, तो ये कितने बच गए, देखो कितने बच गए 0.01 ग्रेटर देन 1/4 की पावर n। इस यहाँ से पॉइंट हटाऊंगा तो कितने आएंगे अपॉन में 100 ग्रेटर देन 1/4 की पावर n है ना। अब रेसिप्रोकल लूँ या क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ, इसको इससे करूँगा इसको इससे करूँगा है ना। वैसे तो रेसिप्रोकल लेते हैं, दोनों साइड पॉजिटिव हैं तो इनइक्वालिटी में अपन क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना। तो ये इधर होगा तो क्या होगा 4 की पावर n ग्रेटर देन 100 है ना। 4 की पावर n ग्रेटर n के किस मान के लिए, अब ये क्या होगा 0 से बड़ा 100 से बड़ा होगा ना। तो n देखो n क्या नंबर ऑफ ट्रायल है ना, या तो गोली चलाई नहीं है ना, गोली चलाई नहीं, n बराबर 0 तो क्या होगा देन 4 की पावर 0 कितनी होगी 1 ग्रेटर देन 100 फॉल्स। ठीक है n बराबर 1 देन 4 की पावर 1 4 ग्रेटर देन 100 फॉल्स। ये भी बात क्या है फॉल्स, फॉल्स मतलब 1 100 से बड़ा नहीं है, 4 भी 100 से बड़ा नहीं है। n बराबर 2 देन 2 रखूंगा n की जगह 2 रखूंगा 4 की स्क्वायर 16 ग्रेटर देन 100, ये भी क्या है फॉल्स। n बराबर 3 रखा देन 4 चौक 16 चौक 64 ग्रेटर देन 100, ये भी क्या है फॉल्स। n बराबर 4 रख दूं देन 4 चौक 16 चौक 64 चौका 256 16 की स्क्वायर 256 होते हैं ना, 256 ग्रेटर देन 100, ये क्या है ट्रू है। ये बात क्या है ट्रू, क्योंकि 256 100 से बड़े हैं, बाकी सारी गलत थी है ना। इसलिए कम से कम ना कम से कम 4 गोलियां चलानी पड़ेंगी है ना। कितनी गोली चलानी पड़ेंगी 4 गोलियां चलानी पड़ेंगी, जिससे क्या होगा कि लक्ष्य को कम से कम एक बार भेदने की जो प्रायिकता है वो क्या होगी 0.99 से क्या होगी अधिक होगी। अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, चेक कर ले रहे आंसर। एग्जाम्पल नंबर 35, निशानेबाज को कम से कम 4 गोलियां चलानी पड़ेंगी।
इस तरह से करेंगे। चलो जी बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 36 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 36 दो क्या कह रहे हैं कि ए और बी बारी बारी से एक पासे को उछालते हैं, है ना। ए और बी दो बंदे हैं, है ना, बारी बारी से दोनों ने क्या किया, एक डाई को थ्रो कर रहे हैं। पहले ये जो पहले देखते हैं कौन है ना, जब तक कि उनमें से कोई एक पासे पर 6 प्राप्त कर खेल जीत नहीं लेता ना। जब भी डाई पे 6 आ जाएगा तो वो जीत जाएगा और खेल क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। मतलब ए, ठीक है आगे बढ़ते हैं एक बार, है ना। यदि ए खेल को शुरू करे तो उनके जीतने की क्रम से प्रायिकता ज्ञात करो ना। मतलब ए ने स्टार्ट किया, है ना, ए ने डाई थ्रो किया, तो ए अगर डाई पे 6 आ गया तो क्या हो जाएगा, ए खेल जीत जाएगा और खेल खत्म हो जाएगा। ठीक है, मान लो डाई पे 6 नहीं आया तो फिर बी डाई को फेंकेगा, फिर बी डाई को फेंकेगा। उस कंडीशन में क्या होगा, अगर बी वाली पे 6 आ गया तो ये जीत जाएगा और खेल खत्म हो जाएगा। अगर 6 नहीं आया तो फिर ए फेंकेगा, ये जीत गया तो खेल खत्म। नहीं जीता, जीतेगा कब, जब 6 आएगा डाई पे, है ना। डाई पे जब 6 आएगा तो ये जीत जाएगा, जिसके भी आए ना। तो मतलब ए ने फेंका, 6 आया तो जीत गया, खेल खत्म। नहीं आया 6 तो बी ने फेंका और ये जीत गया, 6 आया तो, नहीं आया तो ये हार गया। फिर ए फेंकेगा, इस तरह से बी फेंकेगा, ये फेंकेगा, ये फेंकेगा, ये खेल चलता रहेगा। कब तक चलता रहेगा, जब तक 6 नहीं आता किसी के पास, है ना। और 6 आते ही वो जीत जाएगा और खेल क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो उसने पूछा है कि तो उनके जीतने की प्रायिकताएं ज्ञात करो ना। चाहे तो ए जीते चाहे बी जीते, दोनों में से एक के दोनों के जीतने की प्रायिकताएं ज्ञात करनी है ना। तो मैं ए के जीतने की प्रायिकता ज्ञात कर लेता हूं, बी के जीतने की प्रायिकता क्या कर देंगे, एक में से घटा देंगे ना, एक में से घटा देंगे। या बी के जीतने की प्रायिकता ज्ञात कर लो, ए के जीतने की प्रायिकता क्या कर देंगे, एक में से घटा देंगे। तो मैं एक ही कर रहा हूं ना। तो पहले सफलता क्या है और असफलता क्या है ना, वो देखते हैं। सफलता क्या है, पासे पर 6 आना, है ना, पासे पर 6 आना। 6 आने पर खेल जीत जाएगा भी खेल में, है ना। देयरफॉर सफलता को लिखा किससे मैंने, एस से, सक्सेस है ना। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, है ना, सक्सेस क्या होगी, 1/6, क्योंकि 6 पासे पर एक ही बार है ना। और असफलता क्या है, पासे पर 6 नहीं आना। और असफलता को मैंने किससे लिखा, एफ से, कैपिटल एफ से, है ना, फेलर, है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलर कितनी होगी, 5/6। 6 नहीं आएगा तो 5 में से कुछ तो आएगा। डाई पे 1 से लेके 6 तक के डिजिट होते हैं, 6 नहीं आएगा तो 1 से 5 तक कुछ आएगा, तो फेल हो जाएगा। तो मैं ए के जीतने की बात कर रहा हूँ ना, ए के जीतने की बात कर रहा हूँ ना। ठीक है, कि ए ने फर्स्ट टाइम डाई थ्रो किया ना, ए प्रोबेबिलिटी ए प्रथम बार में जीता। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, क्योंकि पहली बार में ही ए क्या हो गया, जीत गया, वो कितनी होगी, 1/6। या पहली बार में नहीं जीता होगा, पहली बार में नहीं जीता होगा ए भी, पहली बार में ए ने जो डाई थ्रो किया उस पर 6 आ गया तो जीत गया, खेल खत्म। या क्या हुआ, ए फेल हुआ, फिर बी ने दूसरी बार डाई थ्रो किया, दूसरी बार बी भी फेल हुआ, फिर तीसरी बार ए जीतेगा। पहली बार में जीता या तीसरी बार में जीतेगा ना। प्रोबेबिलिटी ए तीसरी बार में जीता, तीसरी बार में जीता, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलर, फिर फेलर, ए फेल हुआ, फिर ए फेल हुआ, फिर तीसरी बार ने ए डाई थ्रो की, वो सक्सेस हुआ ना। तो प्रोबेबिलिटी इसकी कैसे निकालेंगे, फेल, ए फेल एंड बी फेल एंड सी फेल, है ना। और ये कैसे, इंडिपेंडेंट इवेंट है ना, एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते। ए ने डाई थ्रो किया, उस पर जो भी है उस पर डिपेंड नहीं करता कि बी ने जो डाई थ्रो किया उस पर क्या आएगा ना, इंडिपेंडेंट है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एस, सक्सेस। एफ मतलब फेलर और एस मतलब सक्सेस। तो क्या आएगी, एफ की क्या है, फेलर की क्या है, 5/6 इंटू 5/6 इंटू 1/6। इस बात को अपन यूँ भी लिख सकते हैं क्या, कि 5/6 की होल स्क्वायर इंटू 1/6। ठीक है, या क्या होगा, ए 5वीं बार में जीता होगा ना, पहली बार में नहीं जीता, दूसरी बार में बी नहीं जीता, तीसरी बार में ए नहीं जीता, चौथी बार बी नहीं जीता, 5वीं बार जब डाई थ्रो किया तो ए जीत गया ना। मतलब प्रोबेबिलिटी ए 5वीं बार में जीता होगा, 5वीं बार में जीता ना। तो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी पहली बार में ए फेल, दूसरी बार में बी फेल, तीसरी बार डाई थ्रो किया तो ए फेल, चौथी बार डाई थ्रो किया तो बी फेल, 5वीं बार में ए क्या हो गया, जीत गया ना।
तो क्या होगा 1 बाई फेल है ना, यूँ लिख दो, यूँ लिखना चाहो तो लिख दो क्या कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एस सक्सेस है ना। एंड क्यों पहली बार में एंड दूसरी बार में बी हारा, एंड तीसरी बार में ए हारा, चौथी बार में ए फेल हुआ ना, इस तरह से। तो क्या हुआ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पांचवी बार है ना, पांचवी बार, तो क्या आएगा फेल की प्रोबेबिलिटी क्या है 5/6 इंटू 5/6 इंटू 5/6 इंटू 5/6 इंटू 1/6। इस बात को मैं भी लिखता हूँ 5/6 की पावर 4 इंटू 1/6 ना, ठीक है। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मतलब ए के जीतने की प्रायिकता ना, तो क्या होगी ए फर्स्ट टाइम में जीत गया होगा या के लिए प्लस, ए थर्ड टाइम में जीता होगा या के लिए प्लस, ए पांचवी बार जीता होगा, फेल 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 और सक्सेस, या सातवीं बार सोन यूं चलेगा ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एस कितनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस कितनी है 1/6 प्लस एफ एस कितनी है 5/6 की होल स्क्वायर इंटू 1/6 प्लस 5/6 की होल पावर 4 इंटू 1/6 प्लस होन यूं चलेगा। 1/6 सब जगह से क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, देखो 1 यहाँ पे 1 प्लस 25, या यूँ रहने दो है ना, यूँ रहने दो, क्या है 5/6 की होल स्क्वायर प्लस 5/6 की पावर 4 प्लस होन, ठीक है। ये एक जीपी है, ये क्या है एक जीपी है। जीपी कैसी है, इनफाइनाइट टर्म है, इसमें कहाँ पे जाके जीतेगा पता नहीं, इनफाइनाइट टर्म है ना। तो क्या होगा 1/6 है ना इंटू ए, ये जीपी कैसी है, सिंस यहाँ लिख दे रहा हूँ, देखो सिंस यहाँ लिख दे रहा हूँ, सिंस ए प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब प्लस यूँ जीपी चलती है, तो इसका क्या है A/1 - आर, व्हेन आर जो है लेस देन क्या हो 1 हो, है ना। इसकी जो वैल्यू है वो लेस देन 1 होनी चाहिए, और ग्रेटर देन 1 है, आर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, तो इसका सम कितना होगा, इनफाइनाइट होगा, जीपी है ना। और यहाँ देखो आर कितना है, पहले देखो कॉमन रेशियो कितना है 25/A2/A1 करेंगे तो 25/36 है ना, और यहाँ भी देख लो A3/A2 करेंगे तो 25/36 है ना। 25/36 मतलब लेस देन 1 है ना, तो ए कितना है 1/1 - आर है ना। फॉर्मूला क्या है इसका, A/1 - आर कितना है 25/36 है ना। इसको सोल्व करते हैं तो 1/6 1/36 माइनस 25/36, तो 1/6 इंटू 36, ये रेसिप्रोकल के ऊपर अपॉन 11 काट दिया तो 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के जीतने की प्रायिकता कितनी है 6/11 है ना। इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के जीतने की प्रायिकता क्या होगी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो 1 माइनस 6/11, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितनी आई 11 माइनस 6 5/11। ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। अच्छा क्वेश्चन था, ये भी चेक कर ले रहे हैं, आंसर चेक कर ले रहे हैं कि एग्जाम्पल नंबर 36 प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जीतना, ए जीतने कितनी है 6/11 और बी जीतने कितनी है 5/11 ना। ए की जगह ए जीतना लिख दो चलो, हाँ, और बी की जगह बी जीतना लिख देना, इस तरह से करेंगे। चलो जी बढ़ते हैं हमने एग्जाम्पल नंबर 37 लास्ट एग्जाम्पल की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 37 देखो क्या करेगी, यदि एक मशीन समुचित ढंग से स्थापित की जाती है तो ये 90% स्वीकार्य वस्तु बनाती है ना। एक कोई मशीन है वो सही ढंग से स्थापित कर दी ना, सेट कर दी, तो 90% एक्सेप्टेबल आइटम बनाएगी, ठीक है। यदि ये समुचित ढंग से स्थापित नहीं की जाती है तो ये मात्र 40% स्वीकार्य वस्तु बनाएगी ना। अगर मशीन को सही से सेट नहीं किया, कुछ गड़बड़ कर दी सेट करने में ही, तो 40% क्या बनाएगी एक्सेप्टेबल आइटम बनाएगी, ठीक है। पूर्व अनुभव से यह दर्शाता है कि मशीन स्थापन 80% समुचित है ना, मतलब मशीन का जो स्थापन है वो सही ढंग से 80% है ना, मतलब सही सेट कर दिया जाएगा। वो 80% है, सही सेट नहीं करेगा वो क्या 20% है, ठीक है। यदि एक निश्चित स्थापन के बाद मतलब मशीन सेट कर दी, वो सेट है या नहीं है, सेट सही से सेट हुई या सही से सेट नहीं हुई,
मतलब स्थापना तो कर दी उसकी, हुई या नहीं वो तो उस पर डिपेंड करे ना। सही स्थापना कितने परसेंट है, 80%, और नहीं सही से सेट नहीं हुई उसकी कितनी है, 20% बची, ठीक है। निश्चित स्थापन के बाद 2 स्वीकार्य वस्तु उत्पादित करते हैं ना, मतलब निश्चित स्थापना कर दी, मशीन सेट हुई नहीं, उससे मतलब नहीं है, जो मशीन ने जो वस्तु बनाई वो 2 क्या है, एक्सेप्टेबल है, तो मशीन के समुचित ढंग से स्थापित होने की प्रायिकता ज्ञात कीरो, है ना। तो मशीन सही से सेट हुई है, इस बात की हमें क्या करनी है, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो ये बेस थ्योरम का क्वेश्चन है। बोले सर आपको कैसे पता चला? देखो इतनी प्रैक्टिस हो जाती है हमारी, क्या हो जाती है, इतनी प्रैक्टिस हो जाती है, क्वेश्चन करते करते क्वेश्चन को देखते पता चल जाता है किसका है ना। देखो मशीन या तो सेट हुई होगी, देखो मशीन जो है या तो सही से सेट हुई होगी या सही से सेट नहीं हुई, सेट हुई या सेट नहीं हुई, सेट नहीं हुई, है ना। इस इवेंट को मैं E1 मानूं, इस इवेंट को मैं E2 मानूं ना, ठीक है। तो सेट होने की प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 है ना, सेट होना सही ढंग से स्थापित होने की कितनी, 80%, नहीं होने की कितनी होगी, 20%, है ना, ठीक है। फिर वो क्या कह रहा है कि सही ढंग से स्थापित हो जाए उसके बाद सही वस्तुएं बनाई। मैंने एक ए इवेंट डिफाइन कर दिया कि मशीन 2 है ना, 2 स्वीकार्य वस्तु बनाती है, 2 स्वीकार्य वस्तु बनाती है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है ना, समुचित ढंग से तो स्थापित हो चुकी है, लेकिन 2 स्वीकार्य वस्तु बनाए ना, मशीन स्वीकार्य वस्तु बनाए, है ना, स्वीकार्य वस्तु बनाए, स्वीकार्य वस्तु बनाए, उसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है, 90%। और सही ढंग से स्थापित नहीं हुई उसके बावजूद वो सही वस्तु बना रही है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 40%, है ना, ठीक है। और जो निकाली गई वस्तु में 2 सही है, 2 कैसी हैं, सही हैं, है ना, 2 स्वीकार्य वस्तु ना, ठीक है, 2 सही है, तो मशीन को समुचित ढंग से स्थापित करने की प्रायिकता मतलब E1 फाइंड करना, मतलब वस्तु निकली वो क्या स्वीकार्य एक्सेप्टेबल है, तो E1 की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है ना। आंसर में मान लेता हूं मैंने इवेंट माना E1, है ना, मशीन सही ढंग से, समुचित ढंग से या सही ढंग से, सही ढंग से स्थापित हो जाती है, therefore प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 है ना, E1 है ना, सही ढंग से स्थापन की कितनी प्रायिकता है, 80%, है ना, 80%, परसेंटेज का साइन हटाऊंगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या होगी, क्या होगी, 0.8, ठीक है। E2 एक इवेंट मैंने डिफाइन कर दिया, मशीन सही ढंग से, सही ढंग से स्थापित नहीं हुई है, नहीं हुई, तो इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 है ना, सही ढंग से स्थापना कितनी है, 80%, तो नहीं होने की कितनी होगी फिर 20%, तो क्या हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E2 इक्वल्स क्या हो जाएगा, 0.2, है ना। लेट ए के मैंने ए और डिफाइन कर दिया ना, एक इवेंट ए और डिफाइन कर दिया है ना। मशीन 2 स्वीकार्य वस्तु बनाती है ना, मशीन 2 स्वीकार्य वस्तु, 2 स्वीकार्य वस्तु A1 व A2 बनाती है, 2 वस्तुएं बना रही है, वो 2 स्वीकार्य, मशीन क्या बना रही है, 2 एक्सेप्टेबल आइटम बना रही है, A1 और A2, ना, और उनको मैंने क्या नाम दे दिया, इस इवेंट को A, है ना। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A व्हेन E1 हैज बीन अकर्ड, मतलब मशीन सही से स्थापित हो चुकी है ना, मशीन सही से स्थापित हो चुकी है, और उसके बाद वो स्वीकार्य वस्तु बना रही है, कितनी, 2 बना रही है ना, तो एक के सही से बनाने की प्रायिकता कितनी है, 90%, एक वस्तु के बनाने की प्रायिकता कितनी है, 90%, है ना, और हम 2 बना रहे हैं, A1 और A2 इंटू 90%, है ना। बोले सर ये 2 क्यों, क्योंकि दो वस्तुएं बना रही है, फर्स्ट एंड सेकंड, एंड के लिए क्या लगेगा, इनटू, है ना, तो क्या होगा, ये जो प्रायिकता दे रखी है वो तो स्वीकार्य वस्तु बनाने की है ना, और वो 2 बना रही है, फर्स्ट एंड सेकंड, है ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन E1 हैज बीन अकर्ड, तो क्या होगा 0.9 इंटू 0.9। ये बात समझ में आ गई होगी बच्चों की शायद। ए क्या, मशीन 2 स्वीकार्य वस्तु बनाती है, A1 और A2, A1 के बनाने की प्रायिकता 90 एंड A2 के बनाने की 90, तो ये होगी, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए व्हेन E2 हैज बीन अकर्ड, है ना, मतलब मशीन सही से स्थापित नहीं हुई उसके बावजूद वो सही वस्तुएं बना रही है ना, 2 सही वस्तुएं बना रही है, उसकी कितनी 40%, तो 0.4 इंटू 0.4, इसी तरह से ही है ना, 2 वस्तु ये बना रही, ठीक है। नाउ बाय बेस थ्योरम, ना,
बेज थ्योरम, ठीक है। मुझे प्रोबेबिलिटी किसकी चाहिए, मशीन सही से स्थापित हो चुकी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E1 व्हेन A हैज बीन अकर्ड, मतलब सही से दो सही एक्सेप्टेबल वस्तुएं बना दी उसने, वो सही से स्थापित होने के बाद बनाई, उसकी प्राइड चाहिए ना। तो क्या होगा, सही वस्तुएं बनाने की अनुकूल परिणाम किससे, सही स्थापित होने के बाद, मतलब मशीन सही स्थापित हुई होगी। अनुकूल प्रोबेबिलिटी किसकी, मशीन के सही स्थापित होने के बाद एक्सेप्टेबल वस्तु बनाना ना, सही से स्थापित हुई होगी। एंड उसने क्या क्या होगा, सही वस्तुएं बनाई होंगी, या सही वस्तुएं बनने की टोटल आउट प्रोबेबिलिटी ना, मतलब मशीन सही से स्थापित हुई होगी और उसके बाद उसने मशीन सही से स्थापित हुई, उसके बाद उसने दो वस्तुएं बनाई सही से एक्सेप्टेबल, या क्या हुआ, या के लिए प्लस, मशीन सही से स्थापित नहीं हुई, उसके बाद उसने दो एक्सेप्टेबल वस्तुएं बनाई, है ना। वैल्यू पुट कर दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितनी है, 0.8 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 क्या है 0.9 इंटू 0.9, ठीक है। 0.8 इंटू 0.9 इंटू 0.9 प्लस 0.E2 कितनी है 2 इंटू 0.4 इंटू 0.4 इंटू 0.4 है ना। 9 9 81 को 8 से किया तो 8 8 64, 3 डिजिट छोड़ के, ठीक है। 0.648 प्लस 4 चौक 16 दूनी 32 और 3 डिजिट छोड़ के पॉइंट है ना, तो 0.648 प्लस 0.8 2 10 और 4 3 7 1 8 और 6, ठीक है। ये 0 थोड़ा दूर हो गया ना, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 व्हेन A हैज बीन अकर्ड है ना, कितना है 648/680, 2 से कटा तो 8 4 12 6 18, 2 से कटा तो 3 2 4, 2 से कटा तो 3 4 0, 2 से कटा तो 1 6 2 और 1 7 0 है ना। 2 से कटा तो 8 1, 2 से कटा तो 8 दूनी 16, 8 45 है ना, 8 दूनी 5 दूनी 10, हाँ तो 81/85 है क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 व्हेन A हैज बीन अकर्ड, तो 81/85 है ना। चेक कर ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 648/680 ना। उसने पॉइंट की फॉर्म में दे दिया 0.95 है ना। इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 8 8 8 64 और 0 8 45 8 64, हाँ ठीक है ना। तो इसने कितनी दे दी 0.95 है ना, डिवाइड करके दे दिया उसने। चलो जी बिल्कुल सही है, इस तरह से करेंगे। चलो जी, तो यहाँ पे आके हमारे मिसलेनियस एग्जाम्पल कंप्लीट हुए। मिलते हैं अपनी एक्सरसाइज मिसलेनियस एक्सरसाइज के सॉल्यूशन के साथ, तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।